दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। हम जी जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी का सेकंड पार्ट है और जनरल साइंस का टोटल 5वां पार्ट है। इसमें 30 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में ऐसे ही बेल आइकन बनी होगी, उसको दबा लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा। ठीक है, विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है: जल का प्रकाश अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा, जल का प्रकाश अपघटन। ठीक है, जब कोई पौधा, किसी पौधे द्वारा अगर विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाश की अपघटन होता है, जिसमें जल जो है, जो जल है, जल के अणु टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। इसमें H2 आयन इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। जल का प्रकाश की अपघटन प्रकाश कर्म में संपन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा जो दूसरा है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु या फिर हरित पादप। देखिए, जो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, आपको बता दें कि वह सभी पौधे, ठीक है, वह सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन से जाएगा, हरित पादप। ठीक है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग लवक यानी कि क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं और क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। अगला देखिए, तीसरा है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से, वातक तंत्र से। तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, वातक तंत्र से। ठीक है, सभी कीट्स में श्वसन की क्रिया होती है। सभी जो कीट होते हैं वो सांस लेते ही हैं। ठीक है, सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया होती है, जिसके दौरान वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को शरीर से बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायुनलियां या ट्रैकी का जाल बिछा रहता है, जिसे वातक तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायता होता है। अगला देखिए, चौथा, सेब के फल में लाली का कारण है। ठीक है, सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन, जेंथोफिल। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन की वजह से जो सेब का लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। अब लाइकोपीन जैसे टमाटर है, टमाटर में लाल रंग का कारण बनता है। ठीक है, टमाटर में। और कैरोटीन गाजर में। और जेंथोफिल जो है वो हल्दी या चुकंदर में, ठीक है, हल्दी या चुकंदर में पीलेपन का सहायक करता है। ठीक, अगला देखिए, पांचवा, पपीते में पीले रंग का कारण है पैपेन, लाइकोपीन, कैरिका जैंथीन, कैरोटीन। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, कैरिका जैंथीन। ठीक है, पैपेन क्या है? पैपेन एक एंजाइम प्रोटीन है जो पपीते में ही उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसके पाचन में सहायक करता है। और लाइकोपीन टमाटर, कैरोटीन गाजर। अगला देखिए, खमीर एक उदाहरण है जीवाणु का, कवक का, विषाणु का, शैवाल का। ऑप्शन बी से हो जाएगा, कवक का। खमीर एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है या शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत में पाए जाने वाला विशेष प्रकार का कवक है। अगला देखिए, सातवां, कपास का प्रमुख घटक है प्रोटीन, वसीय अम्ल, सेलुलोस, ग्लिसरीन। तो कपास का जो प्रमुख घटक है वो सेलुलोस है। ऑप्शन सी से जाएगा, सेलुलोस। ठीक है, तो यह इसका एक रासायनिक घटन है, ध्यान रखिएगा, रासायनिक घटन है। इसकी मात्रा करीब होती है 91 से 94% तक होती है। इसमें जल जो होता है लगभग 6 से 8% होता है।
जल 6 से 8% होता है और कुछ सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। 8वां, नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से, तुलसी से, यूकेलिप्टस से, इफेडरा से। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा पोस्ता से। ठीक है, अगला देखिए, अफीम का मुख्य अवयव है मार्फिन, हेरोइन, एट्रोपिन, क्विनीन। तो इस प्रश्न का उत्तर ए सही हो जाएगा मार्फिन। अफीम में मुख्यतः मार्फिन नामक एल्कोलाइड पाया जाता है। अफीम अनेक औषधियों में शांतिकर के रूप में प्रयोग की जाती है। अफीम की अगर किसी को लत लग जाती है तो काफ़ी हानिकारक होती है। अगला देखिए, 10वां, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? यकृत, दीर्घस्थि, अग्न्याशय, तिल्ली। तो इस प्रश्न का उत्तर डी से हो जाएगा तिल्ली। ठीक है, लसिका कोशिकाएं या लिम्फोसाइट सेल्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। यानी कि दो प्रकार की लसिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बी लिम्फोसाइट और दूसरा है टी लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है? रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण, मस्तिष्क का चित्रण। तो इस प्रश्न का उत्तर बी से हो जाएगा जीन्स का चित्रण। जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम मैपिंग का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में, ठीक है, किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। अगला देखिए 12वां, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? ठीक है, यहाँ पर नहीं बनाता। एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन एमिनो अम्ल नहीं बनाता, बाकी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि जीवों के लक्षणों को संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? एजोला, नील हरी शैवाल, अल्फाल्फा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। केवल 2, 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। यहाँ पर जैव उर्वरता के रूप में हमें ढूंढना है। तो एजोला है वो जैव उर्वरता के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये सही है। नील हरी शैवाल ये भी जैव उर्वरता के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। अल्फा जैव उर्वरता के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए ये कथन गलत है। अल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा होता है। ठीक है, फलीदार क्या है? पौधा है। तो इस प्रश्न में 2 सही है, 1 और 2, तो इसलिए ऑप्शन बी से हो जाएगा 1 और 2। अगला देखिए 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। नोस्टाक, एनाबिना, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा। तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा माइकोराइजा। ठीक है, ये नोस्टाक, एनाबिना, एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं और जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुओं विशेषता दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है? आजोस्पाइरिलियम, एजोला, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा एजोला। जैसे कोई पशु है और उसको एजोला खिलाया जाता है, ठीक है, उसके खाने के रूप में एजोला अगर खिलाया जाता है तो करीब, मैं आपको बता रहा, 1.5 से 2 किलोग्राम अगर एजोला खिलाया जाता है प्रतिदिन, तो दूध उत्पादन करने में करीब 15 से 20% वृद्धि हो जाती है। कितना? 15 से 20%
दूध उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, एजोला। अगला देखिए 16वां, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। नील हरित शैवाल, हड्डी का चूरा, गोबर, यूरिया। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। यह एजोला का सहचारी है और इसे साथ मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। अगला देखिए 17वां, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। चना, मटर, सेम, धान। तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, धान। ठीक है, धान की खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है, जिसकी पूर्ति हो तो लोग क्या करते हैं? यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग करते हैं। जबकि जो चना, मटर, सेम है, इसके मूल ग्रंथियों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशी व अंगों का, जल का। तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, जल का। ठीक है, हमारे शरीर में अधिकतम भार जल से बना है, जिसकी मात्रा लगभग 60 से 70% है। ठीक है, 60 से 70% है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, यानी कि नवजात बच्चा है, उसके शरीर में उसके भार का लगभग 75% भाग जल होता है। कितना? 75% एक नवजात बच्चे के। ठीक है, और अगर कोई वयस्क मनुष्य है, वयस्क पुरुष है, उसके शरीर में उसके भार का लगभग 60 से 65% जल पाया जाता है। जबकि वहीं एक वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का लगभग 55 से 60% जल पाया जाता है। ठीक, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी, जल का। अगला देखिए 19वां, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं। कितने? मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस है। अब मानव शरीर के भार के हिसाब से 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, 65% ऑक्सीजन, और 18% पाया जाता है कार्बन। 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 10% हाइड्रोजन, 3% पाया जाता है नाइट्रोजन, और 1.4% पाया जाता है कैल्शियम, और 1.1% पाया जाता है फास्फोरस। इस हिसाब से 65% ऑक्सीजन पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का उत्तर सी, ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला देखिए 20वां, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? बोमर, स्टेपीज, मैलियस, इनकस। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। ठीक है, यह कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है, फीमर की हड्डी। तो ये फीमर जो है जांघ में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी फीमर और सबसे छोटी स्टेपीज कान में पाई जाती है। अगला देखिए 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट जो लवण होता है वो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला देखिए 22वां, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम, लोहा और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। जैसे अस्थि यानी कि हड्डी और दंत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो अस्थि तथा दंत संबंधी बीमारियां होने लगेंगी। अगला देखिए 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि
और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन, तो यहाँ पर जो नहीं पूछ रहा है इसलिए आयोडीन हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। आयोडीन एक प्रकार की थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग होती है। किसकी? थायराइड ग्रंथि की, ठीक है, आयोडीन। बाकी ये कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन ये अस्थि और दंत निर्माण में सहायक होती हैं। अगला देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चवड़ दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 अस्थायी चवड़ दंत एक दंती होते हैं, ठीक है। कितना? 12 एक दंती होते हैं। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: कृंतक, इंसीजर, रदनक, कैनिन, प्रचवड़, प्रीमोलर्स और मोलर्स यानी कि चवड़, ठीक। अगला देखिए 25वां, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? जबड़े में, जांघ में, गर्दन में, हाथों में। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, जबड़े में। अगला देखिए 26वां, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत से में संपन्न होता है, ठीक है। मानव शरीर जो डाइजेशन होता है वो छोटी आंत में होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता रहता है। अगला देखिए 27वां, एंजाइम मूलतः क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। तो एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। जिनका निर्माण यानी कि इसका निर्माण होता है नाइट्रोजनी पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। अगला देखिए 28वां, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, यूरिया, ठीक है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है, ठीक है, जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं, जैसे बाइल का उत्पादन यानी पित्त का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में एमिनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना इत्यादि। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यूरिया। अगला देखिए 29वां, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? यहाँ पर पाचक एंजाइम नहीं पूछ रहा है। तो ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन। तो यहाँ पर उत्तर बी हो जाएगा, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है, ठीक है, जो अमाशय में जी सेल, ठीक है, जी सेल या जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीपित करता है। और ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन पाचक एंजाइम हैं जिनका स्राव, जैसे ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक पेप्टाइड है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। यह अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज द्वारा स्रावित किया जाता है। टाइलिन एक एंजाइम होता है या लार में पाया जाता है जो मंड को मल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन है 30वां, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है। इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज, एनहाइड्रेज। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, एमाइलेज।
एमाइलेज नामक एंजाइम का जो स्राव होता है वो लार ग्रंथि तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज निर्मित करता है। इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं 30 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।